प्रोसेस करने के लिए स्टॉक ग्रुप को यूज कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप क्या है? इन्वेंट्री को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो स्टेप है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप यानी कि आपके स्टॉक्स को कैटेगराइज करने की यूनिट। जैसे अगर हम डील कर रहे हैं फूड आइटम्स में, तो हमने यहाँ पे लिखा अपने ग्रुप में कि हम फूड आइटम्स डील कर रहे हैं, ठीक है। और शुड क्वांटिटीज एडेड को हमने यस कर दिया। तो हमारा मेन एक ग्रुप हो गया फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में हम किस तरह के आइटम्स को सेल कर रहे हैं तो ये हम बता देते हैं। बेसिकली ये हो गया हमारा मेन ग्रुप, इसमें हम अपना स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अब फूड ग्रुप में हमारे पास रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में हमने रखा है कुकीज, ठीक है। तो बेसिकली कुकीज हो गया। कुकीज में भी मल्टीपल ब्रांड है, जैसे पार्ले या इस तरह के ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक क्रिएशन है, स्टॉक क्रिएशन की जो मेन यूनिट है वो है आपकी फूड ग्रुप। इसके बाद जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सब ग्रुप्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें रेडी टू ईट हो गया, कुकीज हो गया, पार्ले हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके सब ग्रुप्स हैं। अब इस सब ग्रुप के अंदर भी आपका आइटम आएगा, जैसे पार्ले का प्लैटिना कुकीज। आप बेसिकली ट्रेड कहाँ कर रहे हो? आप ट्रेडिंग करोगे इस एक प्रोडक्ट पे। ट्रेडिंग तो हम इस पे करेंगे, लेकिन इस ट्रेडिंग पे आने से पहले हमें इतनी सारी कैटेगराइजेशन बनानी होगी। ये जो कैटेगराइजेशन का वर्क होता है इसे हम किस पे बनाते हैं? इसे हम बनाते हैं स्टॉक ग्रुप पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे फूड आइटम्स का ग्रुप लिया था, इसी तरह से मैंने इसमें लिखा रेडी टू ईट या प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट, और इसको हमने बना दिया फूड आइटम, क्वांटिटीज एडेड यस किया। अब रेडी टू ईट में हमने बताया कि हम कुकीज का स्टॉक बना रहे हैं, तो कुकीज, और कुकीज को किस में डाल देंगे? ये टाइप है आपका रेडी टू ईट का, ठीक है। मतलब ग्रुप देन सब ग्रुप करके आप इसे क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे जो ब्रांड मैं फॉलो कर रही हूँ वो पार्ले है, और पार्ले के अंदर हम क्या करने वाले हैं? ये पार्ले पार्ट है आपकी कुकीज का, वेरियस, ठीक है। बात करेंगे, ये हमने सीखा था कल। नेक्स्ट हमने देखा था स्टॉक आइटम्स क्रिएशन। स्टॉक आइटम क्रिएशन से पहले हमें बताया गया कि आपको यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। जैसे आपको अगर पार्ले के पैकेट्स हैं तो उसको मेजरमेंट करना होगा पैकेट्स में, तो हमने यहाँ पे लिया पीकेटी और फुल फॉर्म लिख दिया पैकेट्स। ये था आपका यूनिट ऑफ मेजर क्रिएशन, जहाँ पे हम अपने स्टॉक को मेजर करने की यूनिट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। पैकेट्स में हमने दिया देन एक्सेप्ट देन दैट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स में आएंगे और क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा पार्ले प्लैटिना, यहाँ हमने लिखा पार्ले प्लैटिना, और ये पार्ट है आपका पार्ले ब्रांड का, ठीक है। वो ऑलरेडी कैटेगराइज है मल्टी यूनिट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे हमने दिया पैकेट्स, इंटर करेंगे, क्लियर है? ये हमने लास्ट में किया था ऑलरेडी, तो ये आपको क्लियर होगा। अब बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद जब आप स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं तो आपको नेक्स्ट बताना होता है कि आप कितने गोडाउन फॉलो करते हैं। तो अगर मैं गोडाउन देखूं तो लास्ट में मैंने दिल्ली, बेंगलुरु और नोएडा इस तरह के लोकेशन बनाए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं इन लोकेशंस पे अपने स्टॉक्स को अपडेट करना। स्टॉक किस तरह से अपडेट करना है? हमें एक लिस्ट दी गई है जो कि हमें टैली पे अपडेट करनी है। ये है वो लिस्ट जो आपको टैली पे अपडेट करनी है, ठीक है। लिस्ट में आपको दिया गया है सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन के स्टॉक आपके पास अवेलेबल है बैंगलोर लोकेशन पे और दिल्ली लोकेशन पे, ठीक है। तो फॉर स्टॉक अपडेशन आपको क्या करना है? टॉपिक डालिए डिफाइनिंग ऑफ स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस इन टैली डॉट ERP9। नाम
शिवानी 9 to 10 में आप ज्वाइन कर रहे हो ना, 10 to 11 में भी? So defining of stock opening balance in tally.erp9 आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस डिफाइन करना है। ये ओपनिंग बैलेंस आपका डिफाइन किया जाता है मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस तरह से डिफाइनिंग करनी होती है, जो भी आपके लास्ट ईयर का जो भी स्टॉक होता है उसको आप ट्रांसफर करते हो करंट ईयर में। ठीक है, दो मेथड है स्टॉक के डिफाइनिंग के। या तो आप स्टॉक को क्रिएट करते समय ही डिफाइन कर दें या आफ्टर क्रिएशन डिफाइन करें। ठीक है, हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, हम ऑप्शन लेंगे आफ्टर क्रिएशन स्टॉक। हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे, मल्टी स्टॉक आइटम्स के ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, एंड इंटर एंड ऑल आइटम्स। हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन के हमारे पास 1000 पीसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो 1000 इंटर बेंगलुरु लोकेशन, बेंगलुरु पे ये 500 पीसेस अवेलेबल है और पर पीस जो आपका प्राइस है वो प्राइस है आपका 10,000। मैंने 1000 लिख दिया, वो 100 में। ठीक है, आपके पास यूनिट जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है, बैंगलोर में 50 पीसेस अवेलेबल है, एक पीस का प्राइस 10,000 रुपीज। सैमसंग 64 GB 100 पीसेस अवेलेबिलिटी और पर पीस प्राइस जो है आपकी 50 पीसेस आपके बैंगलोर लोकेशन पे है, तो बैंगलोर में आपने 50 पीसेस दिए और प्राइस है 15,000 रुपीज। बाकी आपका कहाँ है, नोएडा लोकेशन। बैंगलोर के बाद नहीं, नोएडा नहीं, दिल्ली। आपको इस तरह 1 by 1 करके क्या करना है, अपने स्टॉक्स की वैल्यू को अपडेट करा देना है। अगेन 100 पीसेस आपके पास अवेलेबल है सोनी 32 GB फोन के, जिसमें से बेंगलुरु लोकेशन में 50 पीसेस अवेलेबिलिटी है। ₹20,000 की और दिल्ली लोकेशन पे 50 पीसेस अवेलेबिलिटी है 20,000 पीस। ठीक है, कुछ इस तरह से आप अपने स्टॉक्स को अपडेट कर देंगे जो आपने पहले से बनाया हुआ है। क्या करेंगे, ये हो गया आपका स्टॉक अपडेशन। ठीक है, तो ऑलवेज आप क्रिएटेड स्टॉक्स को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपने यूनिट्स में जब आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं तो उसके लास्ट में ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर दें, या ऑल्टर करके आप एक साथ भी ये ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी। बेसिकली आपको ये डिजाइन करके भी देना है कि ये आपके ग्रुप्स हो गए, ये आपके स्टॉक आइटम्स हो गए, तो स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम्स कैसे ऐड करेंगे। फिलहाल हम आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक डालिए, रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। कल आपका लैब होना है टैली का। ठीक है, कल लैब इसलिए करूंगी बिकॉज कंटेंट काफी ज्यादा मूव कर रहा है और इसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा स्टार्ट है। एक्सेल का बैच होना है, कंटेंट डिलीवरी है और उसके अलावा इसका प्रैक्टिकल लैब।
टॉपिक है आपका रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। टॉपिक डालेंगे रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। आप सभी ने ट्रांजेक्शन सीखे भी, जब हमने कॉमन वाउचर सीखा था तो कॉमन वाउचर सीखते समय हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिखाया गया, पेमेंट के बारे में सिखाया गया, रिसीव, सेल्स एंड परचेज। ये बेसिक वाउचर्स हमें सिखाए गए, बहुत बेसिक वे में सिखाए गए थे, हम इनका कोई भी वर्किंग प्रॉपर नहीं सिखाया गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं वाउचर के थ्रू स्टार्ट करेंगे फिर से और डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सेस करेंगे। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर होना कंपलसरी होता है। विदाउट एविडेंस आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको पढ़ना होगा इन्वेंट्री और थर्ड होगा नॉन अकाउंटिंग। ठीक है ना, हम इसी सीरियल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और नॉन अकाउंटिंग। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग वाउचर्स का होगा। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स टॉपिक डालिए और एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग वाउचर एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ एक पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग डेटा मिलेगा। इसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डेड। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो आपका सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग डेटा प्रिपेयर करके देगा, आपका इन्वेंट्री डेटा यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होगा। अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, और इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास वाउचर आएंगे उस वाउचर की लिस्ट कुछ ऐसी है: रिसीट वाउचर, कॉन्ट्रा, पेमेंट, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट एंड। ठीक है, इसमें से आपने कुछ को बेसिकली यूज किया है। आज हम इनका प्रॉपर वर्किंग देखेंगे। अभी एक कंपनी कराते हैं, इसके बाद पहला वाउचर है आपका रिसीट वाउचर। यूज किया है आपने रिसीट वाउचर, क्या यूज है रिसीट वाउचर का बेसिकली? हाँ जी, रिसीट वाउचर का यूज शॉर्टकट की लिखा हुआ है ना, दिखाया है मैंने? इसे नहीं नहीं लिखा है रिसीट कॉन्ट्रा पेमेंट लिखवाया है। अच्छा, नोट कर लीजिए फिलहाल। रिसीट वाउचर, एनी मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस कंसर्न फ्रॉम सेल्स और एनी अदर सोर्स, कैपिटल इंक्लूड। देखिए इन्होंने फ्रॉम सेल्स लिखा है, मतलब सेल्स के बाद की मनी। ठीक है, कैश सेल्स इन्होंने नहीं मेंशन किया है यहाँ पे। तो जब मैंने शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे ना, जैसे ये पहली बार एक्सप्लेन किया था, उस समय मैंने लिखवाया था कि यहाँ पे आपको कैश सेल्स नहीं लेना है, बाकी जितनी भी रिसीविंग है सारी ले लेनी है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे रिसीट वाउचर को नोट कर लीजिए, और रिसीट वाउचर की शॉर्टकट की F6 होती है। ठीक है, आगे रिसीट कॉन्ट्रा एंड पेमेंट वाउचर को जब आप कंप्लीट करेंगे आज, तो इसके साथ इसके दो व्यू देखेंगे। अभी तक हम एक व्यू पे काम करते थे, इसके बाद इसके दो व्यू आज से यूज करना स्टार्ट करेंगे।
मनी जो कि बिजनेस कंसर्न के थ्रू रिसीव की गई है फ्रॉम सेल्स या एनी अदर सोर्स के थ्रू, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई ओनर के थ्रू, या कोई भी अमाउंट जो डेटर्स ने आपको दिया है, चाहे वो सेल्स का दिया हो या कोई भी रीजन हो, आपको अगर बिजनेस में पैसा इंसर्ट करना है यानी कि बिजनेस में मनी आएगी तो आप किसमें रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट वाउचर। ठीक है, तो ऑलवेज बिजनेस में जब मनी का इनफ्लो होगा तो वाउचर कौन सा यूज होगा? रिसीट वाउचर, शॉर्टकट की F6। क्लियर है? हो गया। सो रिसीव वाउचर आपका F6। अब देखिए जैसे एक जर्नल एंट्री हमें दी गई है कि KRA ट्रेडर्स ने इंट्रोड्यूस किया है 20,000 कैपिटल इन द बिजनेस। ठीक है, इस एंट्री को पास करने के लिए जो पासिंग एंट्रीज है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश को डेबिट किया गया है और कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। इतना तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, हम इस एंट्री को पास करने के लिए कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। Alt F3, create company, Alt F3, create company, कंपनी का नाम है KRA ट्रेडर्स। कंपनी का नाम है KRA ट्रेडर्स एंड ठीक है, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। हम इस कंपनी में प्रोसेस करेंगे, बाकी कंपनीज को शट करने के लिए Alt F1 की लिखाई हुई है मैंने, आप उस की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम KRA में काम करेंगे। अब KRA ट्रेडर्स का पहला जो वर्किंग ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन में 20,000 रुपीज की कैपिटल रिसीव करनी है। ऑलवेज टैली ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अगर आपके पास गेटवे ऑफ टैली है तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जाना है कंपनी इन्फो में, जो कि Alt F3 से आप प्रोसेस करके जाएंगे और क्रिएट कंपनी करके। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट कर ली। अब इस क्रिएट कंपनी में प्रोसेस करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें स्टार्ट करना है रिसीट वाउचर से। ठीक है, वाउचर है हमारा F6 रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर में हमें कैपिटल को क्रेडिट करनी है। हमें बताया गया कि अगर लेजर्स हमारे पास नहीं है तो हम उन केसेस में क्या करते हैं? Alt C प्रेस करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आनी है। सो बेसिकली F6 रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर में आप क्या करेंगे? आप ऑल टाइप्स ऑफ रिसीविंग करेंगे। ठीक है, अब इस रिसीविंग को करने के लिए यानी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए दो टर्म्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो क्रेडिट आपसे डिमांड की गई है इसे आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस है, आप इसे क्रेडिट कर सकते हो, इसे डेबिट कर सकते हो। मतलब फर्स्ट टर्म चेंज नहीं कर सकते, बाकी जितने भी टर्म्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हमसे क्रेडिट में कहा क्या जा रहा है? क्रेडिट में अगर हम इस ट्रांजेक्शन को देखें तो हमारा क्रेडिट लेजर कौन सा है? ओनर्स कैपिटल। ये कैपिटल हमें चाहिए या ये लेजर हमें क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? और सी आएंगे, लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट अंदर कैपिटल, और यहाँ पे हम एक्सेट्रा
या तो पहले से बना के हो, नहीं बनाया है तो ऑल्ट सी प्रेस करो और प्रेस करके वो ड्रॉ कर दो। अमाउंट कितना है आपका 20 लाख रुपीज, और ये अमाउंट हमने कैश में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एंट्री आपने पहले भी की हुई है, बहुत से लोगों ने, आपने ये टास्क में किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड एंट्री है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर। टॉपिक डालिए कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें बैंक से अमाउंट को विड्रॉ करने की या बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करने की इंक्रीज की जाती है। ओवरऑल कॉन्ट्रा में वो ट्रांसफर फोर ट्रांजेक्शंस ही परफॉर्म किए जाते हैं, कैश टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। ठीक है, शॉर्टकट की F4 नोट करिए वैसे। ओके, सो कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया जाता है बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। आपने ऑलरेडी कुछ लोगों ने कॉन्ट्रा वाउचर बुक भी किया होगा, यहाँ पे इसकी एंट्रीज हमने पास की है पहले से। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन एंट्री मैं आपको शो भी कर दे रही हूँ जो कि आपने पास की है अपनी वर्किंग्स में, कुछ इस तरह की एंट्री थी। क्लियरी ट्रेडर्स ने डिपॉजिट किया है 2 लाख रुपीस का कैश एसबीआई बैंक अकाउंट पे। एसबीआई बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एसबीआई बैंक अकाउंट का लेजर। अगर मुझे टैली में काम करना है तो मुझे इस लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। ये पहले से क्रिएटेड होता है, कैश तो पहले से होता है। आप ऑल टैब पे जाइए, F4 कॉन्ट्रा वाउचर, और क्रेडिट करेंगे आप यहाँ पे कैश को। तो हमने कैश सेलेक्ट किया, अमाउंट है 2 लाख रुपीस, और डेबिट करेंगे ऑल्ट सी से कैपिटल, सॉरी एसबीआई। कोशिश करिए कि आप अपने लेजर्स को ऑल्ट सी के थ्रू क्रिएट करने की हैबिट। एसबीआई अकाउंट, और ये किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा बैंक अकाउंट, ये आपकी पेमेंट डिपॉजिट की। कॉन्ट्रा के बाद नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है टॉपिक है आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पेमेंट वाउचर यूज किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट मेड बाय कंपनी बाय कैश और थ्रू बैंक, शॉर्टकट की F5, ठीक है, याद कर लीजिएगा। शॉर्टकट से वर्किंग स्पीड आती है, हालांकि आपके रिबन पे डायरेक्टली इसकी ऑप्शंस होते हैं, आप क्लिक करके इसे यूज कर सकते हैं। So payment voucher, तो क्या होगा? स्टार्ट करें। पेमेंट वाउचर को बुक करने की शॉर्टकट की है F5। किस तरह के पेमेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे कैरे ट्रेडर्स ने 50,000 रुपीज एज अ सैलरी पे किया है स्टाफ को चेक के थ्रू, तो हम क्या करेंगे F5 या पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट हमने किया है सैलरीज का, तो डेबिट होगी सैलरीज, और सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे सैलरीज का लेजर बना देंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कंट्रोलिंग। अमाउंट हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज। सैलरीज इन कैश आपको पे की गई है या SBI बैंक से पे की गई है, तो यहाँ पे हम अगर बैंक है तो बैंक असाइन कर देंगे, कैश है तो कैश असाइन कर देंगे। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, सैलरी पे। आपने बेसिकली जो भी लिखा है उस यानी कि जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से आपकी रिवीजन, यहाँ तक का जो टॉपिक था वो आपका रिवीजन देगा। मतलब ये टॉपिक्स आपने पहले किए हुए हैं, चाहे वो पेमेंट वाउचर हो, चाहे रिसीट वाउचर हो या क्वार्टर वाउचर हो। हम स्टार्ट करेंगे, एक न्यू टॉपिक है आपका मोड ऑफ वाउचर्स, ठीक है। टॉपिक मैं खुद लिखवा दे रही हूँ क्योंकि बुक में उतना क्लियर नहीं लिखा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन रिलेटेड वाउचर्स। हम रिलेटेड वाउचर्स में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट करना था बेसिकली, एक मिनट रुकिए, इसके लिए हमें बेसिकली स्टार्ट करना था आपका आज से अकाउंटिंग वाउचर्स। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो टॉपिक है आपका अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में जब आप आएंगे तो आपको नॉलेज है पेमेंट कॉन्ट्रा एंड रिसीट की, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक डालेंगे मोड्स ऑफ वाउचर। वाउचर डिटेल ऑलरेडी आपने पहले लिखी होगी, नोट्स में होंगी वाउचर डिटेल्स, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। आपके पास भी लिखी होगी, इवन आपने आज लिखी है तो आपको तो इशू है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जब आप डिस्कस कर रही है पेमेंट
कॉन्ट्रा एंड रिसीप्ट वाउचर को, तो पेमेंट कॉन्ट्रा एंड रिसीप्ट वाउचर के मोड्स को भी हमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, इसके बाद जब आपने ये नोट्स बना लिए हैं तो आप टॉपिक डाल लीजिए। मोड्स ऑफ पेमेंट स्लैश रिसीप्ट स्लैश कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर के दो मोड हम एक्सेस कर सकते हैं। एक है सिंगल एंट्री मोड, दूसरी है आपकी जनरल और डबल एंट्री। समझ में आया? हम दो मोड्स को स्विच कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड और जनरल एंट्री मोड। और इसके आगे लिख लीजिएगा कोड फॉर स्विच these modes use configuration key। कॉन्फ़िगरेशन की, और कॉन्फ़िगरेशन की होती है हमारी F12। ठीक है, और 12 आप किसी पे प्रेस करेंगे ना, कोई भी अगर आपको ये वाउचर मोड स्विच करना है दोनों का, सिंगल से जनरल और जनरल से सिंगल में जाने के लिए, ठीक है, तो आप F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट ओपन होगी और उस कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में ऑप्शन आता है यूज सिंगल एंट्री मोड। यूज सिंगल एंट्री मोड, इसे यस कर देंगे तो ओपन हो जाएगी, नो कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, ये जो टॉपिक आपने लिखा है एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड। जैसे मैंने टैली पे क्लिक किया और मैं पेमेंट वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन की F12 में गई। ठीक है, हम F12 में क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री। ठीक है, यूज सिंगल एंट्री मोड को आप यस करिए एंड एंटर। जब आप इस मोड को यस करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई जाएगी। ठीक है, ये सिंगल एंट्री मोड है जहां पे जनरल एंट्रीज अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, और इसी के साथ में ये डबल एंट्री मोड है। कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम इसे नो कर देंगे तो ये आपका डबल एंट्री मोड हो जाएगा। डबल एंट्री मोड जैसा कि बताया गया कि डेबिट और क्रेडिट पे बेस्ड होता है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, इस तरह की पॉलिसीज फॉलो की जाती है। तो ये आपका डबल एंट्री मोड। ये क्लियर है? कितना अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, वो मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको दे दूंगी, आप उसे एक बार देख लेना, नहीं आएगा वो सैटरडे करा देंगे। सो बेसिकली पेमेंट या रिसीप्ट या कॉन्ट्रैक्ट, आप इन तीनों ही मोड्स में दो तरह के मोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल और सेकेंड है जनरल एंट्री मोड। जनरल एंट्री मोड सभी को समझ में आया है, सिंगल एंट्री मोड कैसे यूज करते हैं वो देख लेंगे, बट उससे पहले आपको एंट्रीज के टाइप्स भी सीखने होंगे। अगर हम नोट्स में ही आगे वर्क करें तो नोट्स में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जिन्होंने बेसिक कभी अकाउंट्स पढ़ी हो पहले 12th या 11th में, तो उन्हें ये टॉपिक पता भी होगा। जर्नल एंट्रीज आपका क्या होता है, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज में हमारे पास एक होता है सिंगल एंट्रीज, यानी कि इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल एंट्रीज, और सेकेंड होती है आपकी कंपाउंड एंट्रीज। नॉर्मल या सिंगल, नॉर्मल ब्रैकेट में लिख लेना है, इसे हम कहते हैं सिंगल एंट्रीज। ठीक है, अब
कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का फॉर्म कुछ ऐसा होता है। ये एंट्री है जिसमें देखिए एक से ज्यादा टर्म्स को डेबिट किया गया है और एक से ज्यादा टर्म्स को एक साथ में ही क्रेडिट किया जाए, तो इस तरह की एंट्रीज को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड फूड एक्सपेंसेस के एक्सपेंसेस डियर करने हैं, केआरए ट्रेडर्स ने कैश पेमेंट किया है 20,000 रुपीज का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग और 20,000 रुपीज का फूड एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग, तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। आप इसके दो एंट्री पास कर सकते हो, ट्रेवलिंग के साथ में एक बार कैश के साथ में और इसी तरह से फूड एक्सपेंसेस को डेबिट करके फिर अगेन दूसरी बार भी कैश के साथ में, है ना। अब इस टर्म को अगर हम कंबाइन कर दें, बिकॉज दोनों एंट्री में ये टर्म सेम है, तो 20,000 यहाँ पे और 20,000 यहाँ पे, ये टोटल कितना हो गया? 40,000। अब एक ही बार हमने 40,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया अपने बैंक को और उसके बाद जितने भी डेबिट है वो डेबिट असाइन कर दिया। ठीक है, कोई और एक्सपेंसेस होता तो उस एक्सपेंसेस को भी हम देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ट्रैवलिंग का 20 दिया, फूड का 20 दिया, लाइक सैलरी पे की तो सैलरी का मान लीजिए 10 दे दिया और सबके लास्ट में एक कैश बना दिया या बैंक बना दिया जो कम्युनिकेटेड बैलेंस है उसके साथ। कोई इशू है इसमें? टॉपिक क्लियर है ये? इस तरह की एंट्रीज जहां पे मल्टीपल टर्म्स एक साथ डेबिट और एक साथ क्रेडिट होते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। टैली में कंपाउंड एंट्रीज को पास कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। अब जैसे मुझे इस एंट्री को पास करना है और ये एंट्री है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी रेजर बनाया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में अमाउंट है 20,000 रुपीज। इसी तरह से फूड एक्सपेंसेस ऑल्ट सी अमाउंट है 20,000 रुपीज और सबसे लास्ट में इसे हमने कैश में असाइन कर दिया। कितनी डेबिट, अगर यहाँ पे और भी कोई टर्म चाहिए होता तो मैं फिर से डी प्रेस करती, आर प्रेस करती, एंटर करती और उस टर्म को असाइन कर देती। जैसे सैलरीज अगर मुझे बनानी है तो मैंने यहाँ पे सैलरी भी असाइन कर दी, मतलब सारी खर्चों को एक साथ डेबिट कर लो और उसके अगेंस्ट में मनी को क्रेडिट कर दो, ये आपकी कंपाउंड हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि कंपाउंड में आपने पेमेंट 30,000 रुपीज का पेमेंट कैश में किया है, बाकी सारा पेमेंट आपने किसे कर दिया है? बैंक से कर दिया। तो कंपाउंड एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जहां पे मल्टीपल टर्म्स डेबिट और मल्टीपल टर्म्स एक साथ क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट। अभी नेक्स्ट, अब अगर यही एंट्री हमें पास करनी है किसमें? आपकी सिंगल एंट्री मोड में, तो सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज को पास करने के लिए आपको पहले सिंगल एंट्री मोड को इनेबल कर लेना है। मैंने सिंगल एंट्री मोड को इनेबल किया, यस करके F12 प्रेस किया, देन यस किया एंड कंट्रोलिंग। पेमेंट में आए, पेमेंट में आने के बाद पेमेंट हमने कैश में की है तो कैश को सेलेक्ट कर लिया। किस रिगार्डिंग पेमेंट की है मैंने? तो मैंने एक्सपेंसेस दिए हैं फूड के, कितना है? 20,000। कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, आपको अकाउंट में सिर्फ ये बता देना है कि पेमेंट का सोर्स क्या है। कैश से हो रहा है तो कैश और बैंक से हो रहा है तो बैंक। ठीक है, सो हमने यहाँ पे कैश बताया, फूड एक्सपेंसेस बताया और इसी के साथ में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बताया। ठीक है, बाकी जो भी लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है वो यहीं पे ऐड करते चले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड टर्म बन जाएगा। क्लियर है टॉपिक? तो इस तरह से आप एंट्रीज को पास कर सकते हैं। अगेन